हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने माइटोसिस के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी क्रम में हम बात करेंगे मियोसिस। मियोसिस या इसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, तो देखो, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं या पुत्री कोशिकाएं हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका से आधी होगी। ठीक है, अपनी मातृ कोशिका से आधी होगी, पूरी नहीं होगी, यानी कि उसके समान नहीं होगी। समान होगी तो फिर वो माइटोसिस है। ठीक है, तो मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका से आधी होती है। दिस इज मियोसिस। तो मियोसिस जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक भाषा के वर्ड से आया है, जिसका अर्थ है लेसनिंग, अर्थात कमी होना। पहले वैसे ये वर्ड मायोसिस MAIOSIS मायोसिस कहा गया था, लेकिन इसको बाद में मियोसिस कन्वर्ट कर दिया गया है। अब मियोसिस की जो खोज है, सबसे पहले मियोसिस सबसे पहले डिस्कवर किया था सी अर्चिन में। फर्स्ट टाइम, यानी कि सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय ओहर्टिग वैज्ञानिक, जिन्होंने किसमें किया था? सी अर्चिन के एग में। सी अर्चिन एग में सबसे पहले देखा था ओहर्टिग। उसके बाद दोबारा से इसको क्रोमोसोम लेवल पर, यानी कि गुणसूत्र के स्तर पर, क्रोमोसोम लेवल पर डिस्क्राइब किया, यानी कि वर्णन किया क्रोमोसोम लेवल पर वर्णन किया बेनेडन ने। किसमें? एस्केरिस के एग में। एस्केरिस के एग में बेनेडन ने क्रोमोसोम लेवल पर इसको डिस्क्राइब किया था। किसमें? एस्केरिस के एग में। उसके बाद जनन, इनकी रिप्रोडक्शन व वंशागति में, जनन में वंशागति में मियोसिस के महत्व को बताया। मियोसिस के महत्व को बताया किसने? वीजमैन। किसने बताया? वीजमैन ने। देन मॉर्गन जो थे, हंट मॉर्गन ने क्रॉस ओवर डिटेक्ट किए थे। सबसे पहले क्रॉस ओवर डिटेक्ट किए। किसके अंदर? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्ट्रम, फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्ट्रम क्रॉस ओवर डिटेक्ट किए थे। और लास्ट में जो मियोसिस नाम है, वो मियोसिस नाम दिया था फार्मर एंड
मूल है। तो ये इसकी थोड़ी सी एक हिस्ट्री है जिसमें मियोसिस को डिटेक्ट किया गया है कि मियोसिस इस तरह से डिस्कवर हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखें तो एक की बात है कि एक तरह से गैमीट की बात हुई है, कभी भी यहां पर जाइगोट की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात है कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है हमेशा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सभी के अंदर हमेशा मियोसिस होता है। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ मियोसिस। देन अब बात ये कि मियोसिस जरूरी क्यों है ये भी हम देख लेते हैं। मियोसिस क्यों जरूरी है? देखिए मियोसिस क्यों जरूरी है। देखो मियोसिस की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक जीव जो 2n होता है, चाहे वो प्लांट है और चाहे वो एनिमल है। मैं केवल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की ही बात कर रहा हूँ, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे वो जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में कभी भी लैंगिक जनन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2n प्लांट या 2n एनिमल जो भी है डिप्लॉयड सेल है। अब देखिए कि मैं मान लो इसको प्लांट समझ लेता हूँ कि ये प्लांट है, हम बॉटनी पढ़ते हैं तो प्लांट से समझते हैं। जब एक फ्लावर बनता है, फ्लावर यानी कि पुष्प, तो उस पुष्प के अंदर दो चीजें जिनको आवश्यक चक्र कहते हैं जरूर बनती है। एक होता है एंड्रोइशियम यानी उमंग और एक होता है गाइनोसियम यानी कि जायांग। उमंग के अंदर बनते हैं परागकण, पोलन ग्रेन्स, और जो गाइनोसियम है उसमें बनती है एम्ब्रियोसेक यानी कि भ्रूण कोश, जिसके अंदर होती है एग सेल। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि चाहे वो पोलन बने, चाहे वो पोलन का डेवलपमेंट हो और चाहे बने वो एग सेल, इन दोनों प्रकार की सेल्स का निर्माण मियोसिस से होता है। अब पोलन और जो एग हैं ये दोनों एन होते हैं, अर्थात ये हैप्लॉइड होते हैं। देखो जरूरी क्यों है, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। जब इनका दोबारा से संयोजन होता है तो फिर ये जाइगोट बनाते हैं, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो इनमें वापस से जाइगोट यानी कि 2n कंडीशन आ जाती है। यानी कुल मिलाकर के जो जीव जिस तरह का है, लैंगिक जनन के बाद वो जीव उसी तरह के जीव उत्पन्न करेगा। ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है किसका? मियोसिस का। ऐसा नहीं है कि अलग तरह के जीव उत्पन्न करे, नहीं। और हमेशा लैंगिक जनन उन्हीं प्राणियों में होता है या उन्हीं जातियों में होता है जिनमें क्रोमोसोम की संख्या एक समान होती है। क्योंकि जीवन के लिए गुणसूत्रों का युग्मित होना, पेयर्ड होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लो ये 2n क्रोमोसोम वाली सेल है, इस सेल में पहली बार विभाजन होता है जिससे बनती है NN, यानी कि पहली बार जो विभाजन होता है वो मियोसिस है। इसको हम नाम देते हैं मियोसिस फर्स्ट। उसके बाद इसमें एक बार और विभाजन होता है जिससे NN टाइप की सेल्स बन जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं गेमीट, युग्मक, और ये होता है मियोसिस सेकंड। कहने को ये मियोसिस सेकंड है, लेकिन अगर इसका हम तरीका देखते हैं तो वो तरीका इसका माइटोसिस जैसा है। तो ये केवल कहने के लिए मियोसिस सेकंड है। अब एक मिनट जरा हम देख लेते हैं
कि मियोसिस है क्या, परिभाषा क्या हो सकती है। तो देखो, ऐसा विभाजन जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका से आधी होती है, मियोसिस कहलाता है। बनने वाली सभी पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका से आधी होती है, मियोसिस कहलाता है। तो देखो, ये मदर सेल है, ये मदर सेल है, ये डॉटर सेल्स है, डॉटर सेल्स है। तो देखो, इसके लिए अगर हम देखें ना, इसके लिए दोनों पुत्री कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो इन दोनों कोशिकाओं में इनके आधी सेल, आधे क्रोमोसोम है, अर्थात एक्चुअल में जो रिडक्शन होता है क्रोमोसोम का, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम का जो घटना है या क्रोमोसोम का जो आधा रह जाना है, वो पहली अवस्था में, लेकिन मियोसिस फर्स्ट में ही हो जाता है। सेकंड में यहाँ अगर हम देखें नीचे वाले 4 सेल्स को, तो इन चारों सेल्स के लिए या चारों हैप्लॉइड सेल्स के लिए मदर सेल ये दोनों है। तो देखो, डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या आधी, मियोसिस। डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल्स के समान, माइटोसिस। पढ़ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इस तरह से जो ये एन युग्मक बनते हैं, इसी तरह से एन युग्मक दूसरे प्राणी से बनते हैं। जब दोनों का निषेचन होता है तो फिर दोबारा से जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रकार जीवन की संततता, कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये जो गैमीट है ये 2n वाला हो, दूसरा गैमीट भी 2n वाला हो, तो बनने वाला जो युग्मक होगा उसमें 4n क्रोमोसोम होंगे। और 4n क्रोमोसोम एक पॉलीप्लॉइड स्टेज है जो जीवों के लिए हानिकारक होती है। जीवन केवल 2n स्टेज में ही होता है। अब हम आगे बात करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो मियोसिस की जो स्टेज है या मियोसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, इसको हम धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इस मियोसिस के अंदर कि डिवीजन कैसे होता है, कि 2 बार डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो एक बार मैं इसकी आपको पूरी स्टेज बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले अगर मान लो कोई सेल है, वो अगर डिवाइड होना शुरू होगी रेस्टिंग स्टेज से, तो उसमें सबसे पहले इंटरफेज का आना बहुत जरूरी होता है। उसमें सबसे पहले इंटरफेज का आना बहुत जरूरी होता है। अगर इंटरफेज नहीं होगी तो फिर क्रोमोसोम की संख्या दुगनी कैसे होगी। तो कोई भी सेल जो डिवाइड होगी वो सबसे पहले इंटरफेज में आएगी। अब बात यह कि इंटरफेज को हम मियोसिस के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसमें हमने सेल साइकिल का डिस्कस किया था। इसमें G1, S और G2, यानी S अवस्था में आपको सिंथेसिस ऑफ डीएनए मिल जाएगा। इंटरफेज आती है। उसके बाद जो एम फेज है, एम फेज आती है, एम फेज आती है। अब इसकी एम फेज में प्रोफेज फर्स्ट। अब यहां थोड़ा सा वो है कि जो प्रोफेज है इसकी वो थोड़ी सी जटिल होती है, उसकी तरह नहीं है माइटोसिस की तरह। वहां तो सीधे सीधे प्रोफेज की जो रिएक्शन थी, क्रोमोसोम मोटे इस पर छोटे हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाती है। तो वो तो प्रोसेस यहाँ पर होगी ही, लेकिन उसके बाद इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रिया होती है जिसकी वजह से विभिन्नताएं आती हैं, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, वो भी प्रोफेज फर्स्ट के अंदर पाया जाता है। तो ये जो प्रोफेज फर्स्ट है, ये प्रोफेज फर्स्ट फिर 5
उप अवस्थाओं में या 5 अवस्थाओं में बटी हुई है। पहली है लेप्टोटीन, ये आपको इसी क्रम से याद रखनी है। दूसरी है जाइगोटीन या इनको जाइगोनेमा भी कहते हैं। तीसरी है पैकीटीन, पैकीनेमा। चौथी है डिप्लोटीन, डिप्लोनीमा, डिप्लोटीन। और पांचवी है डायकाइनेसिस। इन 5 अवस्थाओं को हमें इसमें पढ़ना है। इन 5 अवस्थाओं के पाए जाने के कारण प्रोफेज थोड़ी सी लंबी भी होती है और थोड़ी जटिल भी होती है। जब एक बार प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेज समाप्त हो जाती है, फिर उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट आती है, मेटाफेज फर्स्ट आती है, फिर एनाफेज फर्स्ट आती है, फिर टीलोफेज फर्स्ट आती है। अब बात एक बार ये क्रोमोसोम डिवाइड हो चुके हैं, अर्थात न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, अब दोबारा से इंटरफेज नहीं आएगी। यहां पर मैं थोड़ा अभी आपको बताऊंगा क्यों नहीं आएगी, चलो बता देते हैं। देखो बात यह है कि मान लीजिए यहां होते हैं जोड़े की 2 क्रोमोसोम, हम सभी जानते हैं, जिनको हम कहते हैं समजात क्रोमोसोम। सपोज दैट मान लो ये एक क्रोमोसोम है जोड़े का और ये दूसरा क्रोमोसोम है जोड़े का, ये जोड़े का दूसरा क्रोमोसोम है। तो प्रोफेज के अंदर इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, उसे हम वहीं पर पढ़ेंगे, थोड़ा समझ लीजिए बस खाली। जब प्रोफेज यानी कि जब क्या बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट की क्रिया होती है, तो उस मियोसिस फर्स्ट में जोड़े के जो दोनों क्रोमोसोम हैं, ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 2 युग्मक बने, तो 2 युग्मक बनते हैं, तो एक क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से अपने युग्मकों में बढ़ जाते हैं। और मैंने यही बताया था अभी कि जो 2n क्रोमोसोम युक्त जीव होता है, वो जब मियोसिस करता है तो इस तरह से n वाले 2 युग्मक बनाता है। तो ये जो n वाले के आधे क्रोमोसोम वाले बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोफेज फर्स्ट से लेकर टीलोफेज फर्स्ट होती है, उसमें सिलेक्शन इस तरह से होती है, यानी कि जोड़े के जो क्रोमोसोम है उनका सेग्रीगेशन या पृथक्करण होता है। ये मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग ही है कि जब युग्मक जो क्रोमोसोम है या जो एलील हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं, और जब युग्मकों का निर्माण होता है तो वो पृथक युग्मक में चले जाते हैं, यानी कि उनका सेग्रीगेशन या पृथक्करण हो जाता है और वो अपने अपने युग्मकों में चले जाते हैं और अपने अपने लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है स्टेज दूसरी, मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड जो है, मियोसिस सेकंड, अब मियोसिस सेकंड में ये अवस्थाएं दोबारा से चलती हैं, यानी कि प्रोफेज सेकंड, इंटरफेज नहीं आएगी, ये हो चुका है पहले ही, फिर मेटाफेज सेकंड, अब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। उसके बाद फिर एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस हमको रीड करना है, समझना है, एक एक अवस्था को विद डायग्राम समझना है, कौन कौन सी अवस्था में क्या क्या चेंजेस होंगे वो सब हम यहाँ पर विद डायग्राम समझते हुए चलेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। इंटरफेज को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंटरफेज के बारे में हम माइटोसिस से पहले पढ़ चुके हैं, बार बार नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको इंटरफेज के बारे में पढ़ना है तो आपको पिछले लेक्चर्स में जाना होगा। अब आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट, अब देखिए एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी कि मैं एक डायग्राम बनाऊं यहाँ एक सेल का,
ये डायग्राम, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस, और दिस इज न्यूक्लियोलस, और ये अपना वो क्रोमेटिन मटेरियल। इस तरह से क्रोमेटिन। ये डायग्राम अब नया नहीं है, हम कई बार इसको बना चुके हैं। ये इंटरफेज है, लेकिन इतना ध्यान रखना, दिस इज इंटरफेज। इंटरफेज अवस्था है। अब अगर हम इस अवस्था के बाद आगे चलते हैं, देखो इस अवस्था में इंटरफेज में G1 आई थी, S आई थी और G2 आई थी। तो हम बेसिकली बात करते हैं S अवस्था की। तो देखो S अवस्था में जैसे माइटोसिस में हुआ था, उसी तरह से मियोसिस से पहले भी S अवस्था में गुणसूत्र जो थे ना, DNA, उसका रेप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि DNA अब 2n से 4n हो गया है। प्रत्येक क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं, उनका जो DNA का धागा है वो डबल हो चुका है। तो इस तरह से अब जब एक क्रोमोसोम अलग होगा तो उस एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमोसोम का मटेरियल है। तो इसलिए लास्ट में हम देखेंगे ना, तो एक 2n सेल से 4 सेल्स बन जाएंगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरफेज है। अब इंटरफेज में आप देखेंगे तो देखो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन केंद्रक का जो आकार है वो बढ़ जाता है, क्योंकि गुणसूत्रों का दुगुना हो जाता है। न्यूक्लियोलस केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली आपको स्पष्ट दिखाई देती है, और जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो आनुवांशिक पदार्थ है, वो बहुत ही पतला, लंबा, धागेनुमा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इससे ज़्यादा हमको यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब हम आते हैं प्रोफेज फर्स्ट पर। तो प्रोफेज फर्स्ट में पहली जो अवस्था है वो है लेप्टोटीन या लेप्टोनीमा। अच्छा, लेप्टोटीन और लेप्टोनीमा को हम आगे पढ़ने हैं, उससे पहले हम थोड़ी जिक्र करते हैं जो माइटोसिस में हमने देखा था कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है, न्यूक्लियोलस ऑल्सो डिसअपियर होने लगती है। जो आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल, ये छोटा, मोटा और स्पष्ट दिखाई देने लगता है, अर्थात गुणसूत्रों का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। गुणसूत्र जो है वो सेपरेट होने लगते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होने लगते हैं। गुणसूत्रों का स्पाइरलाइजेशन, सर्पिलाकार या सर्पिलकरण हो जाता है, और इनका संघनन हो जाता है। ये सब क्रियाएं तो चलती रहेंगी, ठीक है, ये सब क्रियाएं तो चलती रहेंगी। अब देखो बात ये है कि गुणसूत्र जो है, एक जैसे क्रोमोसोम जिनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, वो अब लगभग स्पष्ट होते हैं, हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। और किसी जगह पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक जगह पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच दिखाई देते हैं, तो एक गुलदस्ते के समान एक बुके स्टेज यहाँ पर दिखाई देती है। तो हम यहाँ पर देखते हुए किस प्रकार से होता है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। नंबर 1, सबसे पहले कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस केंद्रिका, न्यूक्लियोलस लुप्त होने लगती है। लुप्त होने लगती है। दूसरा काम क्या होता है, गुणसूत्रों का सेपरेशन, यानी कि ये अलग अलग गुणसूत्र सेपरेट होने लगते हैं। नंबर सी, ये सर्पिलाकार हो जाते हैं। डी,
इनका कंडेंसेशन यानी कि गुणसूत्रों का संघनन शुरू हो जाता है। गुणसूत्र जो ई गुणसूत्र न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच यानी कि जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसे हम बुके स्टेज कहते हैं, बुके अवस्था कहते हैं। और एक गुणसूत्रों की स्प्लिटिंग यानी कि क्रोमोसोम की या गुणसूत्रों की स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। देखो स्प्लिटिंग क्या है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं गुणसूत्र जो है वो इस तरह से है, एक आर्म ये है, दूसरी आर्म ये है, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह से अटैच दिखाई देते हैं, इस तरह से, यानी अब ये अलग अलग नहीं है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखो इनमें क्या है, स्प्लिटिंग शुरू तो हो गई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा वैसे बनाऊं करके तो देखो ये ऐसे होते हैं भाई, इस तरह से, यानी कि दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए इस तरह से ऐसे। तो इन ये दोनों ना सेपरेट सेपरेट तो होने लगते हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। केवल लास्ट में जाके ये क्रोमेटिड और जो सॉरी सेंट्रोमियर वाला पार्ट है केवल यहीं पर जुड़ेंगे, जैसा माइटोसिस में हुआ था, ठीक है। इतना काम यहाँ पर होता है। तो अब हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो देखो यहाँ जो क्रोमोसोम है वो ये लेप्टोटीन का डायग्राम है प्रोफेज फर्स्ट में, और ये जो हमने लिखा है वो भी लेप्टोटीन का ही है। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगती है, तो ये हम इसको इस तरह से रखेंगे। और देखो ये हम अभी नहीं निकालेंगे, मतलब अभी खत्म नहीं करेंगे इसको, ये ध्यान रखना कि जब पांचवा अवस्था समाप्त होने के बाद मेटाफेज में एंटर करेंगी तो प्रोफेज समाप्त हो जाएगी, और आफ्टर प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपीयर, ठीक है, तभी हम करेंगे। ये जो न्यूक्लियोलस है ये थोड़ी सी ये भी तो टूटने लगती है, इस तरह से ये भी टूटने लगेगी। अब क्रोमोसोम का क्या होता है, तो क्रोमोसोम जो है वो धागे के रूप में थोड़े से स्पष्ट होते हैं, यानी कि ये ज्यादा स्पष्ट तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये ऐसे दिखाई देते हैं, ज्यादा स्पष्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा क्रोमोसोम तीसरा क्रोमोसोम और चौथा। इस तरह से ये 4 क्रोमोसोम मैंने यहाँ पर बनाए। इस ग्रीन वाले को मैं थोड़ा अलग बनाता हूँ, ऐसा लग रहा है इसे इसने जोड़ा बना दिया है, ठीक है। अभी जोड़ा बना देंगे, इसको थोड़ा अलग बना देता हूँ। इस तरह से ये 4 क्रोमोसोम, ठीक है। कभी ऐसा लगता है कभी कभी ये डायग्राम जो है वो लैक्टोटीन का है, लैक्टोटीन का है,
और एक चीज और है कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ हल्का सा, ज़्यादा छोटा सा एक मैं सेंट्रियोल बना रहा हूँ। सारे काम साथ साथ चलेंगे। यहाँ भी हम जी में लिख सकते हैं कि सेंट्रियोल्स दिखाई देने लगते हैं। दिखाई देने लगते हैं। तो दिस इज लेप्टोटीन। अब इसमें ऐसा देखा जाता है कि जैसे ये क्रोमोसोम है, ये एक सेल है मान लीजिए, और ये है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ पर अटैच होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बुके यानी कि गुलदस्ता नजर आ रहा है। ऐसे इस तरह से क्रोमोसोम नजर आते हैं। तो दिस इज बुके स्टिच। क्रोमोसोम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी होती या जुड़ी दिखाई देती है। उसके बाद हम चले जाइगोनिमा की तरफ। अच्छा, इसमें एक चीज और है। देखो, हम सभी जानते हैं कि किसी भी जीव का जब निर्माण होता है, जैसे मान लो कोई जीव बनता है, वो जैसे कोई 2n क्रोमोसोम आता है, तो इसमें एक क्रोमोसोम तो मैटरनल होता है और एक होता है पैटर्नल। तो ये जो मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम जो होते हैं ना, वो ही होमोलोगस या समजात क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो क्रोमोसोम जो है वो मैटरनल और पैटर्नल दिखाई देने लगते हैं। इनके मैटरनल क्रोमोसोम अलग है और पैटर्नल क्रोमोसोम अलग है। और ज्यादा विजिबल होंगे तब जब हम जो आगे बढ़ेंगे तो स्टेज अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। नेक्स्ट है जाइगोटीनल या जाइगोटीन या जाइगोनिमा। दूसरी अवस्था है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? तो जाइगोटीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो स्प्लिटिंग क्रोमोसोम्स में शुरू हुई थी और वहां पर वो विजिबल नहीं थी, तो यहाँ पर गुणसूत्रों की स्प्लिटिंग दिखाई देने लगती है। गुणसूत्रों की स्प्लिटिंग विजिबल हो जाती है या दिखाई देने लगती है। ठीक है। अब क्या है, क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिड्स में अर्थात थोड़े से और स्पष्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या है, समजात गुणसूत्रों में जोड़े बनना शुरू हो जाता है। जोड़े बनना शुरू हो जाता है। इस क्रिया को हम सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्रिया को? सिनेप्सिस। यानी कि सिनेप्सिस स्टार्ट हो जाती है। एंड सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स दिखाई देने लगता है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स दिखाई देने लगता है। अब सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, स्टेज क्या होती है, तो वो मैं अब यहाँ पर डायग्राम से बनाऊंगा और डायग्राम से क्लियर होगा कि किस प्रकार से तो क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। ये
सेल, दिस इज थोड़ी सी और डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस और थोड़ा डिसअपियर हो जाएगा। अब क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। तो क्रोमोसोम की पेयरिंग में देखिए, एक जैसे जो समजात क्रोमोसोम होते हैं वो पास पास आते हैं। स्प्लिटिंग होने से दोनों क्रोमेटिड्स के जो एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स जो है वो स्पष्ट हो जाते हैं। देखो ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं आपको इस तरह से। अब पेयरिंग हो रही है भाई, इसमें एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है, एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है। इसकी पेयरिंग मान लो ये हो जाती है, एक ग्रीन वाला और एक ब्लैक वाला, ये एक पेयर है इस तरह से, और रेड वाला और ब्लू वाला जो है वो एक पेयर है। ये हो गया एक क्रोमोसोम, और दूसरा मैटरनल क्रोमोसोम सपोज ये। इस तरह से क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाती है। इस क्रिया को हम कहते हैं सिनेप्सिस। अब सिनेप्सिस की जो क्रिया है, ठीक है, सिनेप्सिस की जो क्रिया है, अब देखो ये जो सिनेप्सिस की क्रिया थोड़ा सा अलग से देखते हैं इसको। यहाँ तो मैंने क्या है कि जोड़े बनाने की क्रिया बताई है। एक्चुअली होता ये है, जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम की ये क्रोमेटिड है, ये इसका दूसरा क्रोमेटिड है, दूसरा क्रोमेटिड है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है जो बिल्कुल समझात है इसे, ऐसे ये इस तरह से, ऐसे। ऐसे, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम। देखिए एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड, ये और ये दोनों क्रोमेटिड, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये और ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन एक ब्लैक और एक रेड ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर। तो एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड और दूसरे क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड, यानी कि दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में चिपकते हैं, और चिपकने की जो क्रिया है वो इस जगह से और इस जगह से, यानी कि ये ऊपर से लेकर के बीच में आ सकती है, यानी कि ये इस तरह से चले कि ऐसे शुरू, ऊपर से शुरू हो और नीचे तक आ जाए सेंट्रोमियर पर, या फिर ये सेंट्रोमियर से शुरू होकर के ऊपर जा सकती है, यहां से शुरू हो ऊपर तक चली जाए, या फिर ये कई कई जगह पर शुरू हो सकती है, यानी कि बीच बीच में किसी किसी स्थान पर पेयरिंग हो, किसी स्थान पर ना हो। तो पेयरिंग किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन हमेशा होगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जब पेयरिंग होती है तो उसके बाद जो जटिल बनता है उसे हम कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो देखो जब इनकी पेयरिंग होती है तो पेयरिंग होने से, जैसे मान लो मैं एक ये क्रोमोसोम की एक भुजा है इधर वाली, और ये इसकी दूसरी भुजा है, यहां पर है सेंट्रोमियर, और ये दूसरे क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है इस तरह से, ये इसका सेंट्रोमियर है, और इस जगह पर, यानी कि ये जो जगह है, ये वाली जगह, ये जगह
यहाँ से ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से क्रोमोसोम जुड़ जाता है, इसे हम कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं इसको? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हमेशा जाइगोटीन में होता है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ये जाइगोटीन का है। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पास पास आते हैं। अब हम आगे चलते हैं और तीसरी स्टेज की बात करते हैं, जिसका नाम है पैकिडीन। डायग्राम सारे यही रहेंगे, डायग्राम नहीं बताएंगे। पैकिडीन पैकिडीन में क्या होता है? देखो, पैकिडीन में एक सबसे जबरदस्त क्रिया होती है जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जो समजात गुणसूत्रों में जो जोड़े बन चुके हैं ना, समजात क्रोमोसोम्स के जो जोड़े बन चुके हैं, तो समजात गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। कैसे होती है भाई? देखो, ये जो पास पास आए हैं ना, जो समजात क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये जो पास पास आए हैं, ये पास पास आते ही इसलिए हैं कि इनमें आपस में क्रॉसिंग ओवर हो सके। देखिए, एक मिनट। लैंगिक जनन से कोई भी जीव उत्पन्न होता है तो वो जीव हमेशा भिन्न होता है अपने जनकों से, अपने बाकी के जो उसके सिस्टर्स में ब्रदर्स हैं उनसे सबसे अलग होता है। जब भी कोई जीव लैंगिक जनन से बनता है, अर्थात उसके अंदर भिन्नता पाई जाती है, तो जेनेटिक्स में हम आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति और विभिन्नताओं दोनों का अध्ययन करते हैं। तो विभिन्नताएं कहां से आती है? विभिन्नता दो प्रकार की है। मैंने जेनेटिक्स जब शुरू किया था उस समय पहले बताया था कि विभिन्नता दो प्रकार की होती है। एक होती है वो जो एनवायरमेंट से आती है, जिस वातावरण में हम रहते हैं उससे आती है। एक वो है जो हमारे क्रोमोसोम पर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो देखो, ये विभिन्नता यहाँ से उत्पन्न होती है। क्रॉसिंग ओवर की जब क्रिया होती है, देखो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के दौरान जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, देखो ये ऊपर वाला एक भुजा और ये इसकी दूसरी भुजा, यानी कि सेकंड आर्म यहाँ पर कहीं सेंट्रोमियर, मान लो यहाँ पर सेंट्रोमियर। ऐसे ही दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ये इसकी दूसरी आर्म, यहाँ पर इसका कोई सेंट्रोमियर। ठीक है। जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि ये ग्रीन वाला और ये ब्लैक वाला, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर जीन विनिमय की क्रिया होती है और जीन विनिमय की क्रिया होने से ये इस तरह से बदल जाते हैं। कैसे बदले हैं? देखो, ये इस तरह से बदलते हैं ऐसे। और जब इनको हम आगे बदलेंगे तो ये इस तरह बदल गए। ये ब्लैक वाला ऊपर का ऊपर जैसा रहेगा, दूसरा वाला जो है वो यहाँ से यहाँ तक ब्लैक, ये यहाँ से यहाँ तक ब्लैक, लेकिन बीच में देखो ये इधर से चला यूं और यहाँ जुड़ गया इस ग्रीन वाले से, तो बीच में आ जाएगा ग्रीन। ये ग्रीन आ गया, चेंज हो गया। ठीक है। उसके बाद नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक ग्रीन, यहाँ से यहाँ तक ग्रीन, और नीचे वाला पूरा ग्रीन रहेगा। और जो मिसिंग है बीच में से, ये किसके साथ चेंज हुआ है? ये ब्लैक वाले से चेंज हुआ है, तो यहाँ पर आएगा ब्लैक। अब देखो, अब देखिए आप नॉर्मल कंडीशन में कि जब नॉर्मल था
जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था तो हमारे पास केवल दो तरह की ही लाइन थी, एक ब्लैक थी और एक ग्रीन थी। लेकिन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर यानी कि पैकेटिंग अवस्था के बाद ये लाइनों में भी चेंज हो गया, एक तो पूरी ब्लैक रह गई, एक पूरी ग्रीन रह गई। बीच की जो दोनों लाइन है ये दोनों आपस में मिक्स हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके खंड आपस में बदल गए। ग्रीन वाला ब्लैक वाले पर और ब्लैक वाला ग्रीन वाले पर आ गया, अर्थात इनकी जो जीन्स का क्रम है वो भी बदल गया। तो बनने वाली जो संतति होगी उसके गुण बदल जाएंगे, उसके जो फिनोटाइप्स है वो बदल जाएंगे। इसलिए जनरेशन में या पीढ़ियों में हमें भिन्नताएं या विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो अब हम पैकेटिंग अवस्था का डायग्राम बनाते हैं। किस तरह से होगा देखो डायग्राम। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये अब और थोड़ी सी ज़्यादा टूट जाएगी, इनकी ज़्यादा डिसअपियर हो जाएगी। ऐसे ही जो ये है ये भी और डिसअपियर हो जाएगी। अब देखिए किस प्रकार से इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो देखो ये एक आर्म हो गई क्रोमोसोम की, इस तरह से एक आर्म हो गई, ये इसकी दूसरी आर्म है, दूसरी आर्म। इसके साथ में है ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाला जो क्रोमोसोम है उसकी एक भुजा इस तरह से और ये इधर ऐसे। ऐसे तो यहां आप देख रहे हैं ये जो है ना ये यहां पर हमको दिखाई देता है। उसके बाद जो ये रेड वाला है अब ब्लू दूसरा क्रोमोसोम जो इसका होमोलोगस है, ये देखिए क्रॉसिंग। ये क्रॉसिंग होगा तो दिखाई देगा इस तरह। तो ये जो स्टेज है इसका नाम है पैकेटिंग। क्या नाम है इसका? पैकेटिंग। एक चीज और है थोड़ी सी हम मिस कर गए, उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ जो आपको मैंने जो क्रोमोसोम बनाए हैं ये क्रोमोसोम जाइगोट की बात करें चाहे उससे आगे चले तो देखो एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से बना है तो इसको हम कहते हैं बाइवेलेंट। जब समजात क्रोमोसोम हो जाते हैं, देखो जैसे एक क्रोमोसोम है तो उसके ये दो क्रोमेटिड्स इनको हम कहते हैं बाइवेलेंट। उसके बाद दो समजात क्रोमोसोम है इस तरह से, तो ये अब कहलाते हैं, चार हो गए ना, तो टेट्रावैलेंट कहलाते हैं। बाइवेलेंट अब क्या कह रहा है? टेट्रा। तो यहाँ पर आपको ये टेट्रावैलेंट दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा मिस हो गया। आफ्टर पैकेटिंग, अब पैकेटिंग के बाद अगर हम चले आगे तो पैकेटिंग के बाद आती है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में ये जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हुई थी, ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया अब समाप्त होगी और क्रोमोसोम जो है वो केवल उन्हीं भागों पर दिखाई देगा, यानी कि हम कह सकते हैं भाई एक तरह से एकाध बिंदुओं पर जुड़ा हुआ दिखाई देता है, उससे ज्यादा यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। यानी कि गुणसूत्र जो है वो आपको, यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर के बाद
गुणसूत्र अलग अलग होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जब गुणसूत्र अलग होने लगते हैं तो फिर ये केवल एक या दो स्थानों पर ही जुड़े रह जाते हैं, और जिन स्थानों पर ये जुड़ते हैं या जुड़े रहते हैं उन स्थानों को हम कहते हैं कियाज्मा। ठीक है, तो अब हम डायग्राम बनाते हैं पैक्सिटिन के बाद डिप्लोटीन का, तो यहाँ पर है। अब ये और अब धीरे धीरे प्रॉपर्टी समाप्त होगी ना, तो ये और थोड़ा कम होगा, और कम होगी, और जो क्रोमोसोम है अब उनमें सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये चेंज हुआ है ना, तो चेंज हुआ है किस वाले से? ग्रीन वाले से चेंज हुआ है दोनों साइड में, इधर भी चेंज हुआ है और इधर भी चेंज हुआ है। ऐसे, ठीक है। उसके बाद ग्रीन वाला है ये, तो ग्रीन वाला ये किससे चेंज हुआ है? ये ब्लैक वाले से चेंज हुआ है, तो ये ब्लैक। लेकिन अभी भी ये एक स्थान पर जुड़े हुए हैं, तो ये इस तरह से मैंने इसको जुड़ा हुआ दिखा दिया है। तो जुड़ने वाला जो स्थान है उसको हम कहते हैं कियाज्मा, काइएडमेटा। इसी तरह से जो रेड वाला है वो चेंज हुआ है, ऐसे। किससे चेंज हुआ है? ये ब्लू वाले से चेंज हुआ। ये ब्लू वाला है, ये नीचे वाला पूरा बना लेते हैं। किससे चेंज हुआ? रेड वाले से, तो ये रेड वाला इस तरह से। ठीक है, लेकिन अब ये एक आध स्थानों पर जुड़े हुए हैं, उन स्थानों को हम कहते हैं कियाज्मेटा। तो देखो हमने जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो सब दिखा दिया है। अब लास्ट की जो स्टेज है उसका नाम होता है, ये है डिप्लोटीन। लास्ट की जो स्टेज है उसका नाम है डाइकाइनेसिस। देखो अब टर्मिनलाइजेशन होता है, यानी कुल मिलाकर के अब क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब देखिए हमने लगातार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इन सब अवस्थाओं में हमने इसको डिसअपियर नहीं किया, थोड़ी थोड़ी सी हमने इसके अवशेष को बनाए रखा है। लेकिन जैसे ही डाइकाइनेसिस आती है वो प्रोफेज की अंतिम अवस्था है, तो प्रोफेज की अंतिम अवस्था में 100% ये समाप्त हो जाएगी। तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर, यानी कि पूरी तरह से ये लुप्त हो जाती है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया हुई थी वो समाप्त हो जाती है। कियाज्मा जहां बन रहे थे, मैं लिख देता हूं, ये जो कियाज्मा है ये वाले स्थान, कियाज्मा जो बन रहे थे वो भी समाप्त हो जाते हैं। अगर कहीं पर जुड़ा हुआ है क्रोमोसोम तो फिर वो लास्ट वाला पार्ट बचता है, उस क्रिया को हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर इस कंप्लीट डिसअपियर दोनों को
तो भाई जो क्रोमोसोम है वो थोड़े से और अच्छे, मोटे और सेपरेट हो जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्रोमोसोम की ये भुजा और ये क्रोमोसोम की दूसरी भुजा जिसके साथ में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक है, तो टाइम लगता है अभी बनाने में, लेकिन समझ में तभी आता है ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है। देखो ये बीच मैंने तो अंतिम स्वरूप पर दिखाया है। एक बात ध्यान रखना, ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया क्रोमोसोम की लंबाई पर डिपेंड करती है कि कितनी जगह पर होगा। ठीक है, एक जगह नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कई जगह पर एक साथ शुरू होती है। मैंने तो खाली एक जगह दिखाया है। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि वही केवल एक जगह होता है या फिर दो जगह होता है, ये कई जगह पर होता है। इस तरह से, और वो कंप्लीटली डिसअपियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है। लेकिन अब यहाँ आपको जो तर्कु तंतु हैं या सेंट्रियोल्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं इस तरह से। ये आपको दिखाई देंगे। तो दिस इज द डायकाइनेसिस। तो ये आज हमने प्रोफेज कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि प्रोफेज जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है। तो प्रोफेज फर्स्ट में हमने देखा ये 5 अवस्थाएं होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो देखो इन सब का एक एक मेन जो काम है या मेन जो वर्क है, जो मेन जो प्रोसेस है वो सबके लिए पाई जाती है। जैसे यहाँ पर देखें तो हम क्रोमोसोम सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्रोमोसोम इतना स्पष्ट हो जाता है, क्रोमोमियर्स भी दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, फिर जाइगोटीन के अंदर ये जोड़े बनाने की क्रिया अर्थात सिनेप्सिस। सिनेप्सिस जाइगोट के अंदर क्या होती है? सिनेप्सिस। क्या ध्यान रखें, तो यहाँ पर सेपरेशन, यहाँ पर होता है सिनेप्सिस, ये ध्यान रखें भाई। यहाँ पर होता है क्रॉसिंग ओवर, ये भी ध्यान रखें। यहाँ पर होता है कियाजिमेटा का निर्माण, और यहाँ पर होता है ये टर्मिनेलाइजेशन, यानी कि लास्ट में अगर कहीं जुड़ा हुआ है तो वो मिल जाएगा। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस प्रोफेज की है। उसके बाद देखो अब ये प्रोफेज है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेटाफेज फर्स्ट, फिर हम पूरा मियोसिस समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा और वैसे भी 1 घंटे का लगभग हो गया है। तो इसको आप देखिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।